आई होप इस वक्त अभी कोई प्रॉब्लम ना आए. Yes. So finally, we made it after countless attempts to come on Instagram Live. Yeah. तो सॉरी थोड़ा सा हम लेट है, करीब 16 मिनट, लेकिन उसमें हमारी पूरी गलती नहीं है. ये ऑलमोस्ट एक डेब्यू है लाइव पे, इंस्टाग्राम लाइव पे. इट्स माय डेब्यू. हाँ, इंस्टाग्राम लाइव पे सुजय का डेब्यू है, क्योंकि इंस्टाग्राम वाले बहुत ज़्यादा मिन्नतों के बाद मुझे कन्विंस कर पाए कि मैं सुजय को लेकर. और यही कंप्लेन जो है हमारे फॉलोअर्स और जो शो देखते हैं उनकी भी होती है कि हाँ. मैं क्यों नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे और क्यों इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं रहता. फाइनली आप सभी के सामने प्रस्तुत हैं सुजय रेव और बसंत भाई. तो बताइए कैसे हैं आप सब, और कोई भी प्लीज़ बता दीजिए. हम अच्छे से सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितना इंस्टाग्राम का रेपुटेशन है उस हिसाब से ये थोड़ा सा डाउट रहता है मुझे. भाई मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है. अच्छा. लास्ट टाइम जब मैं लाइव गया तो उस टाइम भी ऐसे ही हुआ. कम से कम 8-10 बार मुझे लाइव ऑन करके फिर उसको एंड करना पड़ा, क्योंकि कभी वो वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, कभी मेरी ऑडियो नहीं पहुंच रहा है. इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ. यस, परफेक्ट लिखा है एयरबॉर्न एडवेंचर ने, दैट मीन्स. और हम लोग परफेक्टली ऑडिबल भी हैं. हाँ, है ना. हाँ. आई डोंट नो हिंदी, अ फैन फ्रॉम तमिलनाडु. हाय सर, यू आर डिजर्व बेस्ट फॉर योर होल लाइफ. हेलो सुजय सर, बसंत सर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नागपुर. थैंक यू सो मच. बसंत, आपकी स्माइल कितनी, एक सेकेंड शाइन कर रही है. अच्छा. Nice. सुजय की भी कर रही है. सुजय की थोड़ी ज्यादा कर रही है. यू गाइस आर विजिबल एंड ऑडिबल. चलो ठीक है, चलो, लेट्स बिगिन दैट. हेलो. तो बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि हम लाइव आ जाए साथ में. और मैंने भी ऐसे एक वीडियो शूट करते वक्त कहा था कि मैं लाइव आऊंगा जरूर. तो थोड़ा समय लगा, लेकिन हम लोग फाइनली आज हैं साथ में. यस. सो किस बारे में बात करें फिर, बताइए. आप बताएंगे या आप बताएंगे? सबसे पहले मैं सबको ना थैंक यू बोलना चाहता हूँ. अच्छा. सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज तुम तो पहले भी लाइव आ चुके हो, मैं आज आया हूँ. तो आज इस लाइव सेशन के थ्रू मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. सभी ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतने गिफ्ट्स, पता नहीं लोग क्या क्या गिफ्ट्स लोगों ने भेजे हैं. और कई गिफ्ट्स पे मैंने वीडियो भी बनाई है सेपरेटली. कुछ गिफ्ट्स पे मैं नहीं बना पाया बिकॉज वो इम्पॉसिबल हो जाता है इतने सारे वीडियोस बनाना कई बार. तो इस सेशन के थ्रू मैं सबसे पहले सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ. एंड थैंक यू रामायण को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, स्पेशली राम एंड लक्ष्मण को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए. सो दिस लाइव इज नॉट ओनली अबाउट राम एंड लक्ष्मण दो, लेकिन फिर भी एक मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि हम मिले तो राम और लक्ष्मण के थ्रू ही है, रामायण के थ्रू ही है. सो दिस क्रेडिट ऑफ आवर फ्रेंडशिप गोज टू रामायण. बिल्कुल. एंड हम बात करते हैं श्री राम जी और लक्ष्मण दाऊ जी की बारे में. ओके. तो सुजय, अब ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों ने पूछे होंगे और तुमने जवाब दिए होंगे. बिल्कुल. जिसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन ये रहा है कि आपको कैसा लग रहा है. आपको कैसा लग रहा है, और जिसका आंसर तो बिल्कुल मैं जानता हूँ कि यही होगा कि नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा. बहुत बुरा लग रहा है मुझे. श्री राम का किरदार निभाना मेरे लिए मेरा बिल्कुल सपना नहीं था. करेक्ट. तो क्या कभी इस तरह के सवाल, ऐसे और कोई सवाल पूछे हैं आपको लोगों ने कि जैसे जो बहुत ही क्लीशे हो, जो आपको ऐसा लगा हो कि इसका मैं क्या ही जवाब दूं? ऐसे कोई सवाल कभी पूछे हैं लोगों ने? कई सारे सवाल लोग पूछते हैं. सबसे पहले तो वही है कि कैसा लग रहा है. हाँ. और मतलब क्या आपने कभी सोचा था? एग्जैक्टली मैं ये बोलना चाह रहा था. क्या आपने कभी सोचा था कि आप श्री राम का किरदार निभाएंगे? अब ये कोई कैसे सोच सकता है? मैंने तो सोच के रखा. मैं एक्चुअली जब पैदा हुआ था उस दिन से मेरा एम्बिशन था
कि मैं तो लक्ष्मण बनूंगा ही मैं बनूंगा। लक्ष्मण ही बनूंगा भाई। मुझे दुनिया जिंदगी में कुछ और करना है या नहीं करना है उसका पता नहीं, लेकिन लक्ष्मण जरूर बनना। तो यस, बट हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत भोली है, एंड ऐसे इनोसेंट क्वेश्चंस वो अपनी इनोसेंस में ही पूछते एंड कई सारे लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे आज मैंने वो क्वेश्चन का वो डाला हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आए थे। उसमें से कुछ सवाल मैंने देखे जिसमें से एक सवाल शायद ऐसा था कि राम और लक्ष्मण के किरदार जो हैं उसको निभाने के लिए आप किस तरह से कैरेक्टर को अप्रोच करते हो, किस तरह से आप सच में एक दूसरे को राम लक्ष्मण की तरह देखते हो, या आप जिस सीन के दौरान सिर्फ डायलॉग्स पे फोकस करते हो। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आंसर करने के लिए सारे लोगों के सामने, क्योंकि हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं या एक्ट करते हैं या ऑन स्क्रीन कैसे दिखते हैं ये तो लोगों ने देखा ही है, लेकिन वो परफॉर्म करने से पहले हम किस प्रोसेस से गुजरते हैं, हम उस कैरेक्टर को किस तरह से परस्यू करते हैं, उस बारे में शायद ऑडियंस को पता नहीं है। उनको ये तक नहीं शायद पता है कि ये जो डायलॉग्स हम बोलते हैं ये कोई लिखता है। कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि कोई लिखता है और डायरेक्टर होते हैं वो शूट करते हैं। तो व्हाट वुड यू से कि तुम्हारा किस तरह से उसको लेकर के अप्रोच रहता है? मेरा प्रोसेस सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इस शो के दौरान अगर मैं राम जी को इस किरदार की तरह देखूँ तो शुरू से लेकर अब तक मैं खुद भी ग्रो होता चला गया। मतलब शुरुआत में जब जस्ट मैंने शूटिंग इसकी शुरू की थी, या जब मैंने मुझे पता चला था कि मैं फाइनलाइज्ड हो गया हूँ, तो मेरे अंदर भी वो एक स्ट्रगल था कि सुजय राम जी को देखना, या मतलब समझने की कोशिश करना उनकी साइकी को। वो थ्रू आउट एक स्ट्रगल चल ही रहा था मेरे दिमाग में। कुछ चीज़ें मेरे समझ में आ रही थी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे उनका एंगर है, उनका एग्रेशन कैसा होगा राम जी का, कैसे वो क्यों इतने वो कंपैशनेट है, उन्हें क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो ये सारे सवालों का मैं भी जवाब ढूंढ ही रहा था। शुरुआत में अगर मैं बोलूँ तो मुझे कुछ किताबों ने मुझे हेल्प किया। सबसे पहले तो मैं एक किताब का मैं हमेशा नाम लेता आया हूँ जिसका नाम है राम राज्य। उस किताब ने मेरी बहुत मदद की। वो आशुतोष राणा जी की लिखी हुई किताब है। उस किताब ने मेरी बहुत हेल्प की। और मुझे लगता है इस शो के दौरान जैसे जैसे हमने शूटिंग शुरू की, जैसे जैसे मैं और धीरे धीरे एक के बाद एक दिन हम लोग शूटिंग करते गए, तो धीरे धीरे मुझे ना वो थोड़ी क्लैरिटी मिलने लगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि राइट फ्रॉम द डे वन में बहुत क्लियर था। मुझे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता, ये इस तरीके के किरदार है, आप एक दिन में थोड़ी ना समझ सकते हैं इनको। और मैं अभी भी नहीं बोलूँगा कि मैं पूरी तरीके से समझ पाया हूँ। मतलब शायद ऐसा सोचे मेरे माइंड में इतना कैपेबल नहीं हूँ, बट धीरे धीरे मुझे वो क्लैरिटी मिलती चली गई। और जब आपके ना वो टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है ना कि आप जब एक कैरेक्टर प्ले करते हैं ना तो आपके वो मसल मेमोरी में फीड होने लगता है धीरे धीरे। तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद धीरे धीरे थोड़ी सी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें कुछ एफर्टलेसली हो रही। तो सीन शूट करते वक्त इन द मोमेंट कभी कभी कुछ चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं जो कट होने के बाद हमको भी रियलाइज होता है कि यार ये मैंने कैसे कर लिया। हाँ, और आज ही हम शायद बात कर रहे थे ना, कई बार ऐसा होता है कि हम परफॉर्म करते हैं उस वक्त टोटली फील कर रहे होते हैं हर चीज को, लेकिन जब हम ऑन स्क्रीन उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाया। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं और हमें लगा कि यार आज उतना बढ़िया मोमेंट में नहीं है या डिस्ट्रैक्टेड है, किसी कोई भी उतना बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जब हम उसको टेलीकास्ट में देखते हैं तो लगता है वो वाह, उसकी काफी तारीफ भी हो रही होती है और हमें भी लगता है कि क्या बात है। तो मेरे ख्याल से ये जो परफॉर्मेंस होती है ये कभी भी कैलकुलेटिव नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप उस मोमेंट में जो होना है वो हो गए, आप सिर्फ वहां प्रेजेंट हो सकते है ना। एब्सोल्युटली। तो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि हाउ डू यू अप्रोच अ सीन या उस मैं एक सवाल तुमसे इस बीच पूछना चाहता हूँ तुम्हारे सवाल का कि मैं ये भी तुमसे जानना चाहता था। आई एम श्योर मैंने देखा है कई लोगों के भी ये सवाल रहे हैं, बिकॉज यू हैव प्लेड बलराम बिफोर,
इन राधा कृष्णा, और यहाँ पे तुमने एक उसके नेक्स्ट शो में तुमने लक्ष्मण का किरदार निभाया, दोनों शेषनाग के अवतार, लेकिन उन दो कैरेक्टर्स में एक दिखाना, एक अलग आइडेंटिटी, पूरे कंप्लीटली अलग कैरेक्टर उसको पेश करना, करेक्ट, कि ये बलराम है और ये लक्ष्मण है। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ होगा, ये बहुत ही बड़ा। मुझे तो नहीं लगता ये बहुत आसान टास्क है कि बलराम लक्ष्मण एक के बाद एक दिखाना और उसको एक बिल्कुल एक अलग तरीके से पेश करना। तो व्हाट वाज योर जर्नी, हाउ डिड यू अप्रोच? आई एम सो ग्लैड कि तुमने ये आंसर, मतलब ये सवाल पूछा, क्योंकि जनरली किसी का इस बात पे ध्यान नहीं जाता है। ऑल्दो कई सारे मेरे ऐसे फैंस हैं जिन्होंने इस चीज को नोटिस भी किया है और अप्रिशिएट भी किया, और बहुत सारे एडिट्स में उसको प्रेजेंट भी किया है, यू नो, साइड बाय साइड, की एक उसमें उन्होंने बलराम का पूरा वो दिखाया है, एक साइड में लक्ष्मण का सेम चीज को लेकर के अप्रोच दिखाया। सो यस, इट वाज डिफिकल्ट। एंड मुझे याद है जब तुम्हें याद है जब हम वहां मिले थे रीडिंग के लिए, रीडिंग के लिए नहीं मिले थे हम, शायद सारे लोग जस्ट मिले ही थे द फर्स्ट टाइम। अच्छा, ऑफिस में। हाँ। उस दिन भी मैं जो क्रिएटिव्स थे उनसे ये डिस्कस कर रहा था कि हाउ विल आई मेक दिस कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम बलराम, क्योंकि शेषनाग का अवतार जो गुस्सा होता है, जो बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में, जो कि बहुत ताकतवर है, और जो हमेशा राइट के लिए लड़ता है, करेक्ट, ये सारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दोनों में कॉमन है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि किसी भी एंगल से मेरा लक्ष्मण प्ले करना वो बलराम ना दिखे, क्योंकि मुझे ये जरूर पता था कि जितनी भी ऑडियंस होगी उसमें से बहुत सारी ऑडियंस वो ऑडियंस होगी जो राधा कृष्ण देख कर आई है, तो वो जब भी मुझे देखेंगे तो उनको मुझ में बलराम ही दिखने वाला है। सो माई चैलेंज वॉज कि मैं उनके दिमाग से बलराम के अलावा एक और कैरेक्टर क्रिएट कर पाऊं, सक्सेसफुली उनके सामने प्रेजेंट कर पाऊं, कि वो मुझ में बलराम ना देख पाए, वो मुझ में लक्ष्मण ही देख पाए। वो करने के लिए मैंने अप्रोच, मतलब मेरा वही था कि आई रेड अबाउट लक्ष्मण, आई रेड अबाउट राम ऑल्सो, और जब मैं ऑन सेट भी आया, या ऑन सेट आने से पहले जब हमारी रीडिंग वगैरह हुई, उस दौरान मेरी कोशिश रहती थी कि मैं एक जो मिलिट्री पर्सन होता है, एक कमांडो होता है, या एक सैनिक होता है सेना में, उसकी तरह इस कैरेक्टर को अप्रोच करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी मैंने लक्ष्मण को पढ़ा, मुझे पूरी जर्नी में, पूरी लाइफ में लक्ष्मण एक सोल्जर की तरह ही दिखा है, जो हमेशा ओबीडियंट रहा है, उसने हमेशा उन सारी चीजों को तवज्जो दी है, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी है, और वो हमेशा उन चीजों के लिए लड़ा है जिन चीजों के लिए उसने ओथ लिया है, या जिन चीजों के लिए उसने रिस्पॉन्सिबल समझा है खुद को, तो उसके लिए वो हमेशा खड़ा रहा है, भले उसको जान देने की भी नौबत क्यों ना आ जाए। और ये बलराम से अलग इस तरह से भी है क्योंकि बलराम जो था वो बड़ा भाई था, और बड़ा भाई होने की वजह से, और कृष्ण का भाई होने की वजह से, और क्योंकि बलराम वॉज नेवर अ सोल्जर, वो एक ग्वाला था, तो ग्वाला कभी उतना स्ट्रिक्ट या उतना वैसा नहीं हो सकता। ऑल्दो बलराम भी बहुत राइटिस्ट थे, और उन्होंने भी हमेशा अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, लेकिन उनके अप्रोच में और लक्ष्मण के अप्रोच में हमेशा से डिफरेंस मुझे ये लगा कि बलराम जो है वो एक नॉर्मल फैमिली मैन है, फैमिली गाय है, जो अपने भाई की बहुत केयर करता है, जो अपनी भाई की जो गर्लफ्रेंड है या जो भी उसकी लवर है उसके लिए बहुत कॉन्शियस है, अपनी फैमिली मदर के लिए, सबके लिए केयरिंग। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी लक्ष्मण जो है वो सभी के लिए तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा अपने भाई के लिए है, और वो भाई के लिए भी क्यों है ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था, जिसका आंसर मुझे मिला सुमित्रा की जर्नी, कि सुमित्रा का प्रण होता है कि मेरे बच्चे हमेशा जो कौशल्या के बच्चे हैं उनकी छाया बनकर रहेंगे। ये मैंने कहीं पर पढ़ा था, और ये पढ़कर मुझे इतना मोटिवेशन मिला, मुझे ऐसा लगा कि लक्ष्मण उस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं जो उसकी मदर से स्टार्ट हुई थी। तो वो जो कहीं ना कहीं एक बात है ना रघुकुल को लेकर कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो राम जी ने तो उस मतलब अपने वचनों का ध्यान रखा ही, प्राणों से ऊपर रखा ही, लेकिन लक्ष्मण ने भी रखा, क्योंकि लक्ष्मण की माता का वचन था कि वो क्या बोलते हैं, उनके जो बेटे होंगे वो हमेशा
कौशल्या के बच्चों के या कैकेयी के बच्चों के की छाया बनकर, उनकी ढाल बनकर हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो वो जो वचन है उसको निभाने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए लक्ष्मण ने हमेशा अपने आप को डिवोटेड रखा। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक रीजन था, एट द सेम टाइम उसका प्यार जो राम के लिए था वो इतना ज्यादा था कि उसने अपनी नई मैरिज में भी ये नहीं सोचा कि इस वक्त मुझे अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए या वाइफ के साथ ये टाइम निकालना चाहिए। उसने ये सोचा कि नहीं, मेरी ड्यूटी तो भैया के साथ, भैया की रक्षा है ना, भैया के साथ रहना। तो ये चीजें मुझे इतना ज्यादा हेल्प करी। ये लक्ष्मण के कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया इस कैरेक्टर को डिफरेंट बनाने के लिए बलराम से। क्योंकि बलराम के कैरेक्टर में बहुत सारे अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो इससे बहुत अलग थे। तो मेरा इसी तरह का अप्रोच था। और जब हम करते भी थे, जब हमने शो शुरू किया था, तब हमने जो सीन्स किए, उन सीन्स की वजह से ये चीज धीरे धीरे और ज्यादा प्रोमिनेंट होती चली गई। शुरू में शायद उतना प्रोमिनेंटली मैं लक्ष्मण को नहीं पकड़ पा रहा था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि, लेकिन मुझे याद है कि मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से ये बलराम ना दिखे। करेक्ट। जब मैं परफॉर्मेंस करने के लिए प्रिपेयर भी कर रहा होता था तो उस दौरान मैं यही सोचता था कि ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बलराम में भी कर रहा था, तो मैं इसमें अलग कैसे कर सकता हूँ और कैसा लक्ष्मण को करना चाहिए। तो ये पूरा मेरा जर्नी रहा है लक्ष्मण की। यू टेल मी कि तुम्हारा तो ये पहला शो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, और वो भी सीधा श्री राम। तो तुम्हारे शो तो मैथो पहला नहीं था, बट हाँ मतलब इस स्केल पे और इस में तो डेफिनेटली पहला था। करेक्ट। तो तुम्हारे लिए ये राम का कैरेक्टर जो है उसको अप्रोच करना किस तरह से, तुम्हारी प्रिपरेशन उसको लेकर के हुई? मेरा तो, मैं एक बात बताऊं बसंत कि मैंने तो अपने शुरुआती फेज में कॉन्फिडेंस के साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। बिकॉज ये बात मैंने बताई भी थी और ये बात मैंने वो राउंड टेबल में भी बोली थी कि somehow I was struggling with my confidence level। वो एक बिलीफ कि क्या मैं एक्चुअली कर भी सकता हूँ क्या किरदार। हाँ, इवन दो ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बट एक लेवल की एंजाइटी थी कि whether people will accept me or not। अब यूजुअली हर कैरेक्टर में, इससे पहले मैंने जितने भी शोज किए हैं, कभी भी मेरे दिमाग में ये सवाल आया नहीं था। करेक्ट। बट राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। और 2024 में जब ये शो हमारा लॉन्च हुआ, मतलब जो पूरा का पूरा एक जो बूम था ना अराउंड श्री राम और अबाउट राम मंदिर की स्थापना और ये वो, तो और उस टाइम पे ऐसा ही शो आना टेलीविजन में रामायण, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब काफ़ी मेरे को बहुत प्रेशर फील हो रहा था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तो कुछ महीनों में तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस के साथ ही मैं स्ट्रगल कर रहा था। बट ये ज़रूर था कि मैं जितना ज़्यादा पढ़ रहा था और जितना ज़्यादा मैं समझने की कोशिश कर रहा था श्री राम को, वो क्लैरिटी मेरे को धीरे धीरे मिलती चली गई। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा काम है ना, इवन तो हम एक्टिंग को मतलब वी डील विद इमोशंस और हम ह्यूमन इमोशन से डील करते हैं एक्टर्स, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्टिंग भी ना बाकी आर्ट फॉर्म्स की तरह वही है कि आप जितना करते जाते हो ना, उतना ही उस पर धीरे धीरे बेटर होते जाते हो, प्रोवाइडेड कि आप कॉन्स्टेंटली इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। करेक्ट। अपने परफॉर्मेंस को लेके, अपने आप को लेके, अपने जो आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसको लेके। तो इंट्रोस्पेक्शन अगर है कॉन्स्टेंटली और आप एक बहुत ही डिलीजेंटली उस चीज को अप्रोच करें, तो धीरे धीरे आप उसमें बेटर हो। हाँ, मतलब यू आर राइट, यू सेड इट करेक्टली कि इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर एप्रिसिएशन मिल रहा है और आप उसी में कंटेंट हो जाते हो, उसी में ऐसा सोचते हो कि अच्छा हाँ ठीक है, जॉब तो डन, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आई थिंक आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आई थिंक वो कैरेक्टर जो है वो भले ही एक्सेप्ट जरूर हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने बेस्ट पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाता। करेक्ट। अगर आप कंटिन्यूअसली इंट्रोस्पेक्ट करते रहते हो कि अब मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, या ये और रियल कैसे हो सकता है, तो आपके कैरेक्टर से ही आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलने लग जाती हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करती चली जाती है। बिकॉज विद टाइम यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑल्सो बेटर। यस। एंड आई थिंक सिर्फ टीवी ही अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ,
बाकी कोई भी मीडियम जो कोई है medium की इट opportunity नहीं रिक्वायर्स यू टू बी प्रिपेयर्ड fully फुल्ली। prepared, yes, right from the first shot. वहां से आपको प्रिपरेशन का उतना स्कोप नहीं मिलता। Correct. लेकिन टीवी में क्या है कि विद टाइम, क्योंकि ये बहुत एक लंबे स्ट्रेच में Yes. परफॉर्मेंस होती है, हाँ, तो आपको शुरू के 1-2 हफ्ते में काफी हद तक वो कैरेक्टर समझने का मौका मिल जाता है, बिल्कुल। जो कि शायद बाकी प्लेटफॉर्म्स पे वो रिहर्सल्स के थ्रू या रीडिंग्स के थ्रू होता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट डे पे वो लोग इतना 100% कैसे दे पाते होंगे वर्क। करेक्ट। बट टीवी में वो कुछ एपिसोड्स के बाद धीरे धीरे वो कैरेक्टर जो है वो ग्रैब होने लगता है। यस, और एक और चीज जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था वो है कि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट्स नीडेड। ये तो है। मतलब मैं इस चीज के लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। मतलब मुझे लगता था कि मेरे अंदर बहुत स्टैमिना है और बहुत स्ट्रेंथ है, मैं हेक्टिक शूटिंग आज के साथ डील कर सकता हूँ, बट रामायण ने मुझे गलत प्रूव कर दिया। और मैं बसंत से ना जाने कितनी बार ये सवाल पूछ चुका हूँ कि उसने 4 साल राधा कृष्णा कैसे कर लिया, बिकॉज मुझे रियलाइज हुआ, ये हम लोग लकीली हमने 1 साल कंप्लीट कर लिया, इट्स बीन मोर देन अ ईयर नाउ रामायण में, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि रामायण, महाभारत, राधा कृष्ण, ये जो एपिक्स हैं, इनको करना, इसमें इस तरीके के की कैरेक्टर्स प्ले करना कितना डिफिकल्ट है। मतलब सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली भी बहुत टैक्सिंग है ये सारी चीजें, क्योंकि जिन वेदर कंडीशंस में हम लोग शूट करते हैं, जिन जगहों में जो कॉस्ट्यूम्स के साथ हम डील करते हैं, एक्शन सीन्स, हार्नेस, ये वो भारी भड़कम धनुष उठाना, धूप, नाइट सीक्वेंसेस, नाइट शूट्स, पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना हमने नाइट शूट, पता ही नहीं कि नींद क्या होती है। तो वो चीज के लिए भी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, बट थैंकफुली धीरे धीरे करते करते मैंने मैनेज किया और कोई हेल्थ कंसर्न्स भी नहीं हुए। यस, देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हाँ यार, हमसे बहुत लोग सवाल पूछ रहे होंगे, और हमको ये पता चलेगा कि कितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। हाँ 590 लोग हमें इस वक्त 590। देखो इनमें से कोई क्वेश्चन तुम्हें पिक करना हो तो। Don't forget us, I'm a big fan of you, but please don't leave us with our issues. Suggestion Prachi ma'am, which is your favorite role in serial? हाँ, How does you feel? कुछ ऐसा मीनिंगफुल क्वेश्चन मिले ना। What is the next project सुजय भैया after श्रीमद् रामायण? बता दो भाई, बता दो। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? इसका जवाब मेरे पास नहीं है ऑनेस्टली, कि मैं अगला प्रोजेक्ट कौन सा करूँगा। बट ये मैं जरूर जानता हूँ कि रामायण के बाद मैं ट्रैवल जरूर करूंगा। यस, लक्ष्मण इज गुड बट वी आर मिसिंग आवर बलराम दाऊ। ये कहाँ पढ़ रहे हो? ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हाउ डिड श्रीमद् रामायण चेंज यू? आई थिंक तुम आंसर कर चुके हो इसको। मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे देखिए चेंज तो मैं मानता हूँ कि ओवरनाइट तो नहीं हो सकता है। ये अगेन ये धीरे धीरे ये पूरी की पूरी जर्नी है, लेकिन आई डोंट नो, श्री राम का किरदार निभा के ना मुझे एक तरह से ना एज सुजय मेरे को वैलिडेशन मिला। ये मैं किस वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि हम लोग कई बार लाइफ में जब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करते हैं ना, जब किसी भी तरीके की एडवर्सिटी आती है, मेंटली टफ कोई भी, तो हम लोग somehow we always try to take a shortcut। हमको, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, हम लोग इंसान है, और हमको ऐसा लगता है कि कुछ भी करके ना हमको इस डिफिकल्ट सिचुएशन से ना बाहर आने का मौका मिल जाए, वो चाहे कोई भी रूट हो। करेक्ट। अच्छा बुरा, मतलब कि मतलब हमको चाहिए शॉर्टकट, हमको इंस्टेंटली अच्छा फील करना है, हमको इंस्टेंटली हमको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंटली हमको बड़े अच्छे रिजल्ट चाहिए। तो श्री राम की लाइफ जर्नी देख के ना मुझे ये वैलिडेशन मिला कि आप अगर किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, और अगर आप किसी शॉर्टकट रूट को नहीं लेना चाह रहे हो, कोई भी ऐसा रूट नहीं अपना रहे हो जो कि आपके विल के अगेंस्ट आपको लेना पड़ रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी और क्योंकि आप इस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आना चाह रहे हो, और अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। और इससे मुझे एक सवाल और याद आया जो अभी इसमें नहीं, लेकिन जब मैंने वो डाला था स्टोरी, तो स्टोरी पे वो क्वेश्चन आया था कि
हाउ डू यू मैनेज टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम? तो इससे मुझे ये सेम थॉट आया था इस क्वेश्चन से कि कहीं ना कहीं श्री राम की जर्नी जो है वो यही सिखाती है कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन एवरी सिनेरियो इन लाइफ। मतलब उन्होंने कभी 14 साल के वनवास को इस तरह से नहीं देखा कि ओ शिट 14 साल में कैसे शिकार करना पड़ेगा, मतलब जंगल फल फूल खाने पड़ेंगे या नदी से पानी भर करके लाना पड़ेगा, झोपड़ी बनानी पड़ेगी। करेक्ट। इन चीजों पे उनका फोकस नहीं गया। उनका फोकस गया कि वाओ, एक राजा होते हुए मैं एक वनवासी का जीवन कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाता, कभी देख नहीं पाता, बट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने जो जिसको पूरी दुनिया ने कर्ज समझा, एक पेन समझा, उसको एक प्लेजर की तरह देखने की एबिलिटी जो थी वो सिर्फ श्री राम में ही थी। और कहीं ना कहीं श्री राम का जो पूरा जीवन है, उनकी जो पूरी जर्नी है, वो यही सिखाता है शायद कि किस तरह से आप अपने फोकस को पॉजिटिव करके चीजों के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनमें अपना अटेंशन डाल करके कैसे अपना पूरा अप्रोच बदल सकते हो किसी भी चीज की तरफ। वरना एक प्रिंस टू बी किंग, जो किंग बनने वाला है, उसको पता है बचपन से कि वही किंग बनेगा, वही राजा बनेगा। उसको सडनली जस्ट पहले राजा बनने से जस्ट पहले अगर उसको ये बताया जाए कि आपको 14 साल अभी वनवास काटना है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी पेनफुल सिचुएशन होगी। जिसने कभी मखमल के कारपेट से नीचे पैर नहीं रखा होगा, उसके लिए कांटों और पत्थरों, कंकड़ पत्थरों वाले जंगल में चलना, मतलब श्री राम ने तो कितना ही चला होगा 14 सालों में। हमने इस शो में कितने कांटे और कितने छाले हमने सहे शुरू में, डू यू रिमेम्बर? बिल्कुल। और मुझे तब जाके रियलाइज हुआ कि राम लक्ष्मण बनना कितना मुश्किल है। Exactly, मतलब मेरा पॉइंट ही वही है कि हमने ये शो 1 साल किया है, जिसमें से आई थिंक 6 महीने हमने वनवास का किया होगा, और 6 महीने में से 4-5 महीने तो हमने वो शूट किया होगा जिसमें हमें बीच पे जंगल में नंगे पैर कांटों पे दौड़ रहे हैं, कंकड़ पत्थरों पे दौड़ रहे हैं। कितनी बार तो मेरे पैर में चोट लग गई, तुम्हारे पैर में चोट लग गई। अच्छा, हमारा तो ये भी होता था कि जिस दिन मुझे कांटे चुभ रहे हैं उस दिन सारा दिन मुझे ही चुभेंगे, उस दिन सुजय को एक भी नहीं चुभेंगे, सेम रूट पे दौड़ते हुए। और जिस दिन सुजय का दिन है उस दिन सिर्फ सुजय को चुभेंगे, उस दिन मुझे नहीं चुभेंगे। इस तरह की भी चीजें हुई है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता, इनका जो 14 साल का जीवन था वो कितना पेनफुल रहा होगा, लेकिन उन्होंने उस जीवन को उस तरह से कभी देखा ही नहीं, कभी कंप्लेन नहीं किया होगा। कभी कंप्लेन क्या, उनका एक्चुअली पर्सपेक्टिव ही नहीं था वैसा कि ये पेनफुल है। उनका पर्सपेक्टिव शायद इस तरह से था कि वाओ, हम राजा रानी होकर के कभी ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। सो नाउ बिकॉज ऑफ कैकेयी माता वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि अब हम ये जीवन देख पाएंगे। बिल्कुल। कि कैसे कंदमूल खा करके, फल फूल खा करके, और कैसे मैनेज कर करके खुद से अपने जीवन को हम मैनेज करें, और किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपना जीवन एकदम शुद्ध सादा जीवन किस तरह से हम जी सकते हैं, ये इसको उन्होंने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। तो ये एबिलिटी ही शायद से लाइफ को बहुत पॉजिटिव बनाती है और बहुत लिवेबल बनाती है। वरना अगर आपकी हैबिट है कंप्लेन करने की, तो आप हर चीज में कंप्लेन करोगे। आपको एक मेंशन दे दिया जाए, बंगला दे दिया जाए, आप उसमें भी कमियां निकाल लोगे कि अरे यार बाथरूम खराब है, अरे यार वो विंडो से मच्छर आ रहे हैं। होता है ना कई बार ऐसा कि हम अभी अपने छोटे से घर में हैं, यहाँ हम कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन अगर हम कभी किसी के वहां चले गए, उसके बड़े से घर में, मेंशन में, जहाँ आलीशान सा स्पेस है और अच्छा सारी चीजें अच्छी है, वहां कोई एक चीज हमें खटकने वाली दिख जाए तो हम सीधा कंप्लेन करने लग जाते हैं, अरे यार क्या है, ये तो करना है, ये तो ठीक करवाना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि द स्टोरी ऑफ रामायण और द जर्नी ऑफ राम इज टेलिंग अस, टीचिंग अस कि किस तरह से आप अपना अप्रोच जो है लाइफ को लेकर के वो चेंज कर सकते हो, और कैसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव एटीट्यूड में आ सकते हो, कि चीजों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देख करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। तो आई थिंक वो रामायण इज अ वे ऑफ लाइफ। यस। एक मैंने यहाँ पे बहुत वो क्वेश्चन नहीं था, वो एक रिक्वेस्ट थी कि
एक तमिलनाडु से हमारे फैन है और वो बोल रहे थे कि से समथिंग टू द फैंस फ्रॉम तमिलनाडु बिकॉज द शो इज डूइंग ग्रेट इन तमिलनाडु. So I just want to say a big thank you to all the viewers from Tamil Nadu because it's a privilege yaar ki the show is doing great in Tamil Nadu and even in Tamil version. We can't speak in Tamil unfortunately, but a big thank you, and it really means a lot because we have received such great amount of love and respect and admiration and a lot of gifts from the viewers from Tamil Nadu. So a big thank you, and it really means a lot to us. और क्वेश्चंस देख लेते हैं. अच्छा, शो के सिंग अ बंगाली सॉन्ग. ये तो बसंत के लिए आया होगा ये रिक्वेस्ट. बंगाली सॉन्ग नहीं, किसी ने भजन का भी बोला था कि भजन गाओ. आई थिंक आज मुझे भजन गाना चाहिए कोई. टेल अस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन राधा कृष्ण एंड सीताराम. अच्छा बताओ. आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. What do you think कि तुमने राधा कृष्ण और रामायण दोनों किए. So I think नहीं, लेकिन एक बहुत ही बेटर कैंडिडेट हो इस सवाल का जवाब देने के. मुझे कोई ऐसे जर्नी का डिफरेंस. एक सवाल में तो तुमको सबसे ज्यादा मजा सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे है, राधा कृष्ण करने में है कि रामायण करने में? मतलब सबसे ज्यादा फन, व्हाट वाज मोर फन? इसको एक्चुअली कंपेयर नहीं किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है. हाँ, मतलब क्योंकि अपनी अपनी जगह पे बोथ द शोज वर फन. हाँ, बोथ द शोज वर फन एंड आप वैसे अगर शो वाइज पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण वाज वे मोर फन देन रामायण. क्योंकि रामायण जो बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स, तुम लोग गेटअप्स चेंज करते थे. रामायण में क्या है ना, रामायण में वी हैव बीन फॉलोइंग वन स्टोरी लाइन. एक ट्रेजेडी, मतलब ऑब्वियसली जो लक्ष्मण के लिए तो ट्रेजेडी ही थी, भले ही उसने जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, एक सागा है. करेक्ट. बट राधा कृष्ण जो था वो एक बहुत ब्यूटीफुल छोटे छोटे शॉर्ट टेल्स हुआ करते थे जिसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. तो उसमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जिसमें फन होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे. रामायण में काफी सीरियस और काफी हम डिवोटेड ही रहे हैं और यहाँ पर हमें उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी. करेक्ट. हम कुछ ऐसा कर पाते. तो वैसे पूछोगे तो राधा कृष्ण ऑब्वियसली वाज मोर फन देन एनी अदर शो आई हैव एवर प्लेड. लेकिन रामायण हैज बीन वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज इस शो में, भले इस शो का टाइम स्पैन बहुत कम ही है अभी बताने के लिए, क्योंकि राधा कृष्ण 4.5 साल चले. तो 4.5 साल में तो हमने अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा सब देख लिया. लेकिन रामायण जो है, रामायण की शुरुआत जिस तरह से हुई, हम मिले और जिस तरह से हम बॉन्ड हुए. करेक्ट. आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट रामायण. यस. जो बसंत को मिला है वो ये है कि हम सबका जो बॉन्ड है, जो फ्रेंडशिप है, जो टाइम हमने स्पेंड किया, जो मूवीज हमने साथ देखी, जो किताबें हमने पढ़ी, बिल्कुल, और जो हमने डिस्कशंस किए हैं, ये चीज मुझे लगता है कि ज्यादा एंजॉयबल थी, जो कि प्राइसलेस है, जिसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता किसी, क्योंकि 4.5 साल में वहां का फन वाज अ डिफरेंट फन. उसको मैं यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकता. एंड यहाँ जो मुझे प्रेशियस चीजें मिली वो बहुत यूनिक थी, उनको मैं उससे कंपेयर नहीं कर सकता. करेक्ट. और क्या सवाल है हमें? तुम राधा कृष्ण देख रहा हूँ. रिक्वेस्ट. हाय सुजय, कैन यू शेयर सम फन मोमेंट्स? हंसने के बारे में कुछ बताओ. विच इज योर फेवरेट बुक सुजय? हाँ, फेवरेट बुक ही बताओ. ये सवाल जितना आसान है मेरे लिए उसका जवाब देना उतना ही डिफिकल्ट है. कोई भी चीज का फेवरेट बता पाना मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है. कोई पूछता है आपका फेवरेट एक्टर कौन है, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? ये फेवरेट बुक बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. अगर मैं मतलब अगर कोई मैंने एक अगर बुक का नाम ले लिया तो बाकी सारे मेरे जो लिस्ट है जो फेवरेट बुक्स की वो उन्हें बुरा लग जाएगा. तो बट अगर एक अगर बुक में अगर ले सकूं तो मैं नॉर्वेजियन वुड का नाम लेना चाहूंगा, बाय हारुकी मुराकामी. तो जो भी हमें लाइव देख रहे हैं और जिन्हें भी
किताबें पढ़ने का शौक है तो प्लीज़ एक बार कोशिश करिए नॉर्वेजियन वुड पढ़ने की, बिकॉज दिस बुक विल स्टे विथ यू, इतना मैं बोल सकता हूँ। सेट पे हंसने के बारे में बताओ। हंसने का क्या मतलब? हंसने का तो ऐसा है कि मुझे लगता है लोग डिजर्व करते हैं ये जानना कि सुजय की हंसने की जो आदत है सेट पे। हंसने का तो ऐसे है कि मैं चालू शॉट के बीच में बिल्कुल कभी हंसा नहीं हूँ। हाँ, एक बार भी नहीं। इस पे तो पूरा ट्रस्ट है मुझे, क्योंकि मैं था ना वहां पर, मैं देख रहा था कि पूरी यूनिट हंस रही है, लेकिन सुजय टस से मस हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं। हंसने का तो ऐसा है कि मैंने बसंत को भी मुझे लगता है बिगाड़ दिया है। क्योंकि बसंत मुझे याद है जब शुरुआत में आया था और हम जब सीन्स करते थे साथ में, और मैं तो एज यूजुअल डिस्ट्रैक्टेड रहता ही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो अवेयरनेस का एक तो मैं किसी ना किसी वजह से मुझे हंसी आ जाती है सीन करते वक्त, और कुछ ना कुछ होता है ना, क्योंकि सेट पे ना फनी चीजें बहुत होती है अननोइंगली। कोई फनी बनने की भले कोशिश ना करे, बट कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है जिसकी वजह से हंसी आ जाती है। और मैं ऐसा हो कि अगर मैंने वो देख लिया तो मैं कितने भी इंटेंस सिचुएशन में हूँ मुझे हंसी आ ही जाती है। अब वो है मेरे साथ प्रॉब्लम। तो मैं हंस देता था सीन में, और मैं देखता था बसंत एकदम फुल कैरेक्टर में अपने, और वो हंसी नहीं रहा है, और मैं सोचता था ये कैसे कर रहा है, मतलब तो कैसे हंसी नहीं आ रही है। मेरे बोला ये तो बहुत ही ट्रेनिंग लेके आया है मतलब। तो बट धीरे धीरे आज की डेट में ऐसी हालत है बसंत की कि बस मेरे एक बार हंसने भर की देरी और वो सीन में हंस देता है। अभी कल या परसों ही हुआ ना। हाँ, कल ही हुआ। हम लोग एक बहुत सीरियस सीन्स शूट कर रहे थे, बहुत ही सीरियस, मतलब समझ लो सबसे ज्यादा सीरियस राम और लक्ष्मण की लाइफ का। करेक्ट। और उसमें भी हम लोग पता नहीं ऐसे हंस रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया ये हंसने के लिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा रहा है, मैं पिछले शोज में ना बदनाम भी रहा हूँ कि मैं बहुत हंसता हूँ सीन्स के बीच में, और कई बार कुछ डायरेक्टर्स जो है सीनियर डायरेक्टर्स थोड़े बहुत ऑफेंड हो जाते हैं वो लोग कभी कभी। लेकिन वो लोग जब और मेरे साथ काम करते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि मैं जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट किसी को करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा नेचर है ऐसा कि मुझे हंसी आ जाती है। और क्या होता है कि जितना आप हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना उस वक्त उतना ही आपको हंसी आती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है सुजय कि मतलब सेट पे तुम एनॉय हो गए हो किसी से? ओके, मतलब हाँ अनॉय हो गया, और मैंने मतलब नहीं भले ही बोला ना हो, लेकिन तुम्हें मतलब बहुत ऐसा हो गया हो यार कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ कैरेक्टर में या डायलॉग्स हाँ, में। बिल्कुल क्योंकि तो... सामने वाला को एक्टर जो है वो इस तरह हाँ, से ऐसा हुआ है। हाँ, ऐसा हुआ है, मतलब ये कई बार हुआ है एक्चुअली। अब वो बट मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्टर को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना सेट पे। तो कुछ को एक्टर भी डिस्ट्रैक्टेड होता है, या वो अपने वो हंसी मजाक करके आ रहा होता है, या उसका ध्यान नहीं होता है, या वो ऐसा होता है। तो उसकी वजह से मेरे को डेफिनेटली कभी तुमने मुझे एनॉय होते हुए देखा है? ऐसे सिनेरियोस में कभी मुझे बसंत को रोकना पड़ता है कि बसंत कुछ मत बोलना, भूल जाओ, भड़क मत जाना, किसी को सुना मत देना। बसंत की उस वक्त शक्ल ऐसी होती ना कि वो किसी मार देगा सामने वाले को जाके। तो अगर मैं होता तो मैं कोशिश करता कि मैं रोक दूं उसको कि नहीं प्लीज, ऐसा झगड़ा हो जाएगा और कोई बुरा मान जाएगा। बट तुम्हें याद आया मैं किस सीन की मुझे बिल्कुल याद आ गया। और क्योंकि बसंत के चेहरे पे क्या होता है ना, वो छुपा नहीं सकता कुछ भी। अगर उसको वो गुस्से में है, वो अगर इरिटेशन में है, तो वो क्लियरली उसके चेहरे से पता चल जाएगा। मेरे जैसा बंदा फिर भी उसको बहुत अच्छे से कंसील कर लेता है अपनी हंसी के पीछे, लेकिन बसंत कंसील नहीं कर सकता। और देखो और क्या सवाल है। आई थिंक 1 घंटा हो भी गया, तो हम 1 घंटा हो गया, हुआ नहीं अभी 40 मिनट्स में। हाँ, so I should... Why are you not on Instagram? बताओ। ये सवाल, हाँ ये सवाल भी मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये तो आज बता ही दो लोगों को कि क्यों नहीं हो। तो मैं देखिए इसके पीछे ना कोई ऐसा कोई बहुत थियोरी या ऐसा कुछ ये नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे बस इसलिए नहीं रहता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इंस्टाग्राम, दैट्स इट। मतलब देयर इज नथिंग अगेंस्ट इंस्टाग्राम, मैं ऐसा कोई इंस्टाग्राम को बुरा या ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि इट्स अ ग्रेट वे टू कनेक्ट विद पीपल, विथ योर फ्रेंड्स,
और आजकल तो इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा टैलेंट भी आता है, मतलब कितने अच्छे अच्छे रील्स भी लोग पोस्ट करते हैं, कुछ मुझे देखने का मौका मिलता है अपने को एक्टर्स के थ्रू, तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। मैं पर्सनली आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट, क्योंकि आई डोंट नो, मैं ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह क्लिक नहीं करता हूँ। जो लोग मुझे बहुत करीबी से जानते हैं ना, वो इस चीज़ को वाउच कर सकते हैं कि मैं ज़्यादा सेल्फीज वेल्फीज लेता नहीं हूँ। मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता, मतलब कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैं लोगों को इतना नहीं दिखाना चाहता कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, रोज़ 24/7 अपने बारे में अपडेट देते रहना। तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगा इंस्टाग्राम पे रह के, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ, और अब तक अवॉइड करता है सोशल बट मैं बहुत एडिक्टेड हूँ इंस्टाग्राम से। मैं बिना पोस्ट डाले रह ही नहीं सकता। मुझे रोज लाइव आना ही आना है। बिना लाइव आए मेरा मन मचलने लगता है। तो डिफरेंट पर्सनालिटीज। तो बस ये रीजन है मेरा इंस्टाग्राम पे ना रहने का। लेकिन देखिए, जितना आप लोगों से प्यार मिलता है वो मुझ तक डेफिनेटली पहुंचता है। और मुझे बिल्कुल पता चलता है कि मेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, और कितना मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है काम के लिए, तो वो मुझ तक डेफिनेटली पहुंचता है। बस ये रीज़न है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोशल। आई होप सब ठीक ही है ये, क्योंकि इंस्टाग्राम में ना कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मेरे मन में एक सवाल है तुम्हारे लिए कि अगर तुम एक्टर नहीं होते तो तुम क्या बनते? कुछ तो मैं अगर एक्टर नहीं होता, या सपोज एक्टिंग नाम का कोई करियर ही नहीं होता, एक्टिंग फील्ड ही नहीं होती, तो व्हाट वुड यू हैव? आई थिंक आई वुड हैव बीन अ नॉवेलिस्ट। राइटर बनते थे? राइटर बनता, और स्पेसिफिकली नॉवेलिस्ट, क्योंकि मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग या ये सब प्ले राइट नहीं बनता, मैं नॉवेलिस्ट ही बनता, क्योंकि मुझे नॉवेल्स और किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, और आई एस्पायर टू बी अ राइटर। मैं लिखता भी हूँ, लेकिन आई वांट टू बी अ पब्लिश्ड ऑथर समडे। क्या बात। तो मैं नॉवेलिस्ट होता शायद, और अगर नॉवेलिस्ट नहीं बनता तो लाइब्रेरियन होता। मैं अपने किताबों की दुकान खोल लेता, तो वहीं पर बैठता, लाइब्रेरियन होता मैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो किताबों के रिव्यू भी कर रहा होता, इतना मैं जानता हूँ। अच्छा, मैंने एक किताब पढ़ी है, मुसाफिर कैफे। यस। वो पढ़ने के बाद से मेरे मन में भी ये एम्बिशन जाग गया कि एक पहाड़ों पे बहुत सुंदर सीनरी के पास एक कैफे बनाया जाए, जिसमें बहुत सारे ऐसे कमरे भी हों। करेक्ट। और वहाँ एक लाइब्रेरी भी हो, बिल्कुल, जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया दुनिया की सारी किताबें हो, और बैठ करके वहां पर लोग किताबें पढ़े। या ऐसा भी मेरे मन में आता है, पता है, कि बहुत सारे लोग बैठे हैं एंड कोई एक इंसान उसको पढ़ रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं, एवरीबॉडी इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट। एब्सोल्युटली। तो ये मेरे मन में भी तब आया था, और बहुत ही सुंदर चीज है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं, तुम क्या होते? वही मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक मैं क्या होता अगर मैं एक्टर नहीं होता? अगर तुम एक्टर नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अलावा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अलावा और कोई भी तुम प्रोफेशन चूज करते ना, मैं अग्री करता कि नहीं पसंद, तुम जाओ। हाँ, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में मैं इतना बढ़िया होता कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता। हाँ, मतलब जो तुम शिवलरी ना तुम्हारे अंदर इनबिल्ट है। इतना मैं लोगों को प्लीज कर देता कि लोग कहते कि अरे सर आप क्यों कर रहे हैं, आप कर दो। तो हॉस्पिटैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तब लगा था कि बट यू वुड हैव मेड अ ग्रेट सिंगर। मैं यही बोलने वाला था, जब मैं कॉलेज में था, स्कूल टाइम से कॉलेज के टाइम, उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं सिंगर ही बनूंगा, क्योंकि एक्टर बनने का ऐसा एम्बिशन कभी आया ही नहीं था। तो मुझे लगता था कि मैं, और एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि तुम टीचर भी बहुत अच्छे बन सकते हो। कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पे जो भी तुम्हारा स्पेशलाइजेशन जिस भी सब्जेक्ट में तुम करोगे, बट मुझे लगता है तुम्हारे अंदर टीचिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे, बिकॉज तुम्हारे अंदर ना पेशेंस है किसी चीज को बिठा के वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का, वो मैंने देखा है तुम्हारे में। तो मुझे लगता है तुम टीचर भी बहुत अच्छे बन सकते थे, प्रोफेसर, टीचर, या फिर किसी भी तरीके का काउंसलर भी। इफ नॉट अ टीचर इन अ कॉलेज और एन इंस्टीट्यूट। काउंसलर तो मैं एनीवे बन ही गया कई सारे लोगों का।
कई सारे लोगों को काउंसलिंग देनी पड़ी जाती है लाइफ में। तो तुम काउंसलर भी बन सकते थे, जिस जहाँ पर तुमको नॉलेज या एडवाइस प्रोवाइड करनी, मुझे लगता है तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखते हैं क्या। बसंत सर आप बदमाश बन जाओ, बदमाश बन जाओ। और कितना बदमाश बनूंगा। प्लीज टेल मी अबाउट योर बॉन्ड, प्लीज बसंत सर सिंग द सॉन्ग। अच्छा, फ्रॉम सॉन्ग ऑफ श्रीमद रामायण प्लीज। जन्म जन्म गाओगे? प्लीज गाओ। अरे ये क्या लिखा है? बसंत प्लीज मेरा नाम ले लीजिए ना प्लीज। सुजय सर प्लीज रिकमेंड मी अ बुक। किसने पूछा ये? ऑप्टिमिस्ट, ज़ील ऑप्टिमिस्ट ने पूछा है ये। नॉर्वेजियन वुड अभी उन्होंने किया सजेस्ट। नॉर्वेजियन वुड मैंने रिकमेंड की है, और अगर एक और किताब का मैं नाम लूं जो मैं रिकमेंड कर सकता हूं कितनी भी बार, तो वो है एंशियस पीपल बाय फ्रेडरिक बाकमैन। ही इज अ स्वीडिश राइटर, और एंशियस पीपल उनकी अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही किताब आई थी, और मुझे लगता है वो हर किसी को पढ़नी चाहिए। ओह चलो ये अच्छा हुआ, ये आपके सवाल से मुझे भी एक रिकमेंडेशन मैं भी पढ़ूंगा ये। क्योंकि वो बुक बहुत ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन माइंड्स और ह्यूमन माइंड को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है, और बहुत ही रियल लाइफ कैरेक्टर्स है उस किताब में। मुझे लगता है हर किसी को पढ़नी चाहिए वो। चलो एक गाना गा देते हैं। बिल्कुल। जन्म जन्म का है संगम राम सिया। मेरे को लिरिक्स एक्चुअली नहीं आती, तुम्हारे फोन में निकालो ना लिरिक्स। सीता वैभव धन एक है पौरुष एक समर्पण, एक मैं नहीं गाऊंगा। तो दूजा चंदन राम है लोचन सीता वृष्टि राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। क्या बात है। एक सवाल मुझे दिखा कि लव कुश के साथ हमारा बॉन्ड कैसा है, ये भी मुझे लगता है मैं बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो दो बच्चे इतना कमाल का काम कर रहे हैं, प्यारे बच्चे हैं, और हमारे साथ तो उनका बॉन्ड बहुत ही प्यारा है। मतलब हम जब भी उनके साथ होते हैं तो एक एनर्जी सी छाई रहती है ना। आई थिंक यू विल आल्सो एग्री कि माहौल कैसा भी हो, ये दो बच्चे पूरे माहौल को एकदम एनर्जी से भर देते हैं। बिल्कुल, जिसकी वजह से कई बार बेचारे डांट भी खा लेते हैं उनसे। लेकिन बच्चे हैं यार, एंड मजा आता है। क्या एनर्जी है यस, दोनों में। क्या एनर्जी। मतलब इतना काम करने के बावजूद मैं उनको कभी भी रोते हुए या हमेशा हंसते रहते हैं, और हमेशा चार्ज्ड अप ही रहते हैं वो दोनों, शौर्य और अथर्व। यस, हमारे इनफैक्ट बाकी सारे बच्चे मुझे तो सारे बच्चों के नाम भी याद हो गए। हाँ, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब मैंने कभी ऐसे इतने सारे बच्चों के साथ में शूट नहीं किया, लेकिन अब जब मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाओ यार, व्हाट एन एनवायरनमेंट, यू नो, सब जगह बच्चे भैया भैया ऐसे करके काफी मजेदार सा रहता है माहौल। या बिल्कुल। सुजय तुम्हें भी कुछ गा देना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं यार, मैं नहीं गा सकता भाई। मैं अगर गाऊंगा तो इस वक्त 688 लोग जो है वो शायद वो शायद भाग ना जाए। क्या पता बढ़ जाए, डबल हो जाए। मैं अगर थोड़ा भी डिसेंट सिंगर होता ना मैं गा लेता, बट ये क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। सुजय सर, यू आर सच अ ग्रेट एक्टर, यू आर सो हैंडसम, यू आर द बेस्ट पर्सन एवर। वसंत सर, यू आर अ सिंगर, एक्टर, एंड यू स्पीक सो वेल। थैंक यू सो मच। योर बॉन्ड विद प्राची दोनों का प्लीज बता दो। 1000 क्वेश्चंस है मेरा, अभी तक किसी का आंसर नहीं। तो जो हंसने वाली बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, उस गैंग में प्राची भी उतनी ही शामिल है। तो अगर आपको लगता है कि प्राची को सीन्स के बीच में हंसी नहीं आती है,
तो आप लोगों को गलत लगता है, क्योंकि प्राची को भी बहुत ज्यादा हंसी आती है सीन्स के बीच में। वो तो हमारे सीन साथ में तीनों के इतने ज्यादा हाँ। हुए नहीं, वरना बता नहीं लगता मैं शूटिंग होती ही नहीं फिर। हाँ, पर प्राची भी शी हैज बीन एन अमेजिंग को एक्टर, और इतनी प्रोफेशनल, इतना मजा आया। हम लोग ने बहुत सारे सीन्स साथ में किए हैं, चाहे वनवास के पहले हो, फिर वो अयोध्या में आने के बाद हो, वो पूरे सेपरेशन वाले सीन्स, और मतलब बहुत बहुत हम लोग के भी कई सारे किस्से हैं हंसी मजाक वाले, क्योंकि हम भी सीन्स के बीच में बहुत हंसी मजाक करते हैं। Correct. तो वो मुझे लगता है कि प्राची भी बहुत अच्छे से बता सकती है कि हम लोग क्या क्या हंसी मजाक करते हैं। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, मुझे इस बुक के बारे में पता है, बट मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है अनफॉर्चुनेटली, सॉरी। यहाँ पर भी क्वेश्चंस। 3 मार्च से किसी के बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। हाँ, और एक के नहीं होंगे, फिर सारे बच्चों के ही होंगे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन देख लो। What is your dream country to visit? Love from South Africa and Portugal. What is your dream country to visit? बहुत सारे यार, ये तो बहुत मुश्किल है एक कंट्री को अगेन ये बताना। बट मैं जाना चाहूंगा कोई तो आइसलैंड में भी। नहीं, इतनी ठंडी जगह में नहीं जा सकता। आई वुड वांट टू गो टू जापान वंस। ओके, क्योंकि हारुकी मुराकामी भी वही है, वहीं से है। हाँ बिल्कुल। और ओकिनावा करके एक जगह है जो मैंने लाइफ में फर्स्ट बुक पढ़ी थी इकिगाई, उसमें उसका काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन था, तो मैं वो देखना चाहूंगा। एंड आल्सो आई एम वेरी मच फैसिनेटेड विद जापानीज कल्चर। हाँ, जापानीज कल्चर से, जापानीज कल्चर ऑल्सो। जो क्या नाम है उनका, एक जो एनिमेटेड फिल्म्स होती है जापान की, वो हायाको मियाजाकी की, हायाओ मियाजाकी का, जो हायाओ मियाजाकी के भी जो वर्क्स हैं, मैं जाकर के देखना चाहूंगा कि किस तरह से उनका लाइफ रहा होगा। करेक्ट। तो फॉर दैट आई वुड वांट टू विजिट जापान वंस। ओके। पर्सन हु फील्स लाइक गिविंग अप, उसको क्या आप बताना चाहेंगे, क्या बोलना है? वही अगेन हम इस बारे में बता चुके हैं कि लाइफ के टुवर्ड्स आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। हम हमेशा उस हैबिट में आ चुके हैं कि सिर्फ हम कंप्लेन करते हैं चीज़ों को लेकर के, हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं और उस नेगेटिविटी के लिए कंप्लेनर बन जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव देखने की कोशिश करें तो आई थिंक देयर इज अ लॉट वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड फील। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है ना, व्हाट वुड यू टेल अ पर्सन हु फील्स लाइक गिविंग अप, सबसे पहले तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है ना कि जो भी ये फील कर रहा है वो अकेला नहीं है। आई थिंक करेक्ट, इस फेज से कोई इंसान नहीं है जो शायद इस फेज से गुजरा नहीं हो, किसी भी एस्पेक्ट हो अगर लाइफ का, चाहे उसका प्रोफेशनल करियर हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, वो एक ऐसा फेज आता ही है, वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया होता है कि उसको लगता है कि सब कुछ मुझे गिव अप कर देना चाहिए, या फिर मुझे ये करियर छोड़ देना चाहिए, मुझे ये जो भी मेरा पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, ये छोड़ देना चाहिए। बट सबकी लाइफ में आता है, और मुझे लगता है कि वो फेज जब आता है ना, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। करेक्ट, क्योंकि जब आप रॉक बॉटम हिट करते हैं ना, उसके बाद और नीचे जाने को कोई स्कोप होता नहीं है। मुझे वहां से आप सिर्फ ग्रो ही करोगे। मुझे भी ये लगता है कि जब तक आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, जब तक आपकी लाइफ में ऐसा टाइम नहीं आता है जब आपको लगता है कि यार कुछ मेरे फेवर में नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिसको लेकर के मैं सेलिब्रेट कर सकूं या जिसको लेकर के मैं अच्छा फील कर सकूं, वहीं से मुझे ऐसा लगता है कुछ होता है जो आपके अंदर बदलता है। और वो जो बदलाव होता है ना, वो आपको एक अलग दुनिया देखने की एबिलिटी देता है। वो एबिलिटी ही आप में तब आती है जब आप ऐसे फेज में पहुंचते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन योर लोज। करेक्ट, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि उस स्टेट में रहकर भी यू नेवर लूज योर इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ। तो आप कंटिन्यू अपने आप को इन्वॉल्व करो, कंटिन्यू देखो, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कंप्लेन तो हर कोई कर सकता है, कंप्लेन करना इज द इजीएस्ट थिंग। कोई प्रॉब्लम है, अरे यार ये प्रॉब्लम है, ये करना तो सबसे इजी है।
लेकिन कोई प्रॉब्लम आई और जहां सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं वहां एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, उस प्रॉब्लम का सॉल्वर बनना, ये एक यूनिक चीज हो सकती है जो मुझे लगता है ऐसे ही इसी चीज को सिखाने के लिए शायद प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, सो दैट यू लर्न टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. सो अंडरस्टैंड दिस एंड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर. What would your dream role be? डिटेक्टिव. तुम बोलो उससे पहले मैंने बोल दिया. सो मैट तो डिटेक्टिव. मेरा भी डिटेक्टिव ही है. अब यार क्या करें, इतना डिटेक्टिव फिक्शन हम लोगों ने पढ़ा है ना कि वो डिटेक्टिव ही है, लेकिन इफ नॉट मैं शर्लॉक होम्स, मतलब अगर शर्लॉक होम्स को, क्योंकि सारे लोग रेफरेंस पकड़ते हैं किसी भी कोई भी जब डिटेक्टिव स्टोरीज की बात आती है तो शर्लॉक होम्स इज दी बेस. तो मैं शर्लॉक होम्स भी बनना पसंद करूंगा और एट द सेम टाइम मैं वॉटसन भी बनना पसंद. करेक्ट. क्योंकि वॉटसन का कैरेक्टर भी, क्योंकि वॉटसन के बिना शर्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. शर्लॉक ग्रेट है ही वॉटसन की वजह से. वॉटसन की वजह से. और मुझे वॉटसन का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. बहुत ही, मतलब वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह स्मार्ट है. हु इज नॉट ओवरटली स्मार्ट लाइक शर्लॉक, लेकिन एट द सेम टाइम ही हैज दैट ब्रेवनेस, ही हैज दैट क्यूरियोसिटी फॉर मिस्ट्रीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है उसका भी. सो आई लाइक दैट एटीट्यूड ऑफ वॉटसन, जिसकी बात अभी हम बात कर रहे थे कि आपके पास भले अभी सॉल्यूशन ना हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, अगर आप अंदर से दिल से एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो आपसे सॉल्यूशन बहुत दूर नहीं रह सकता. करेक्ट है ना? व्हाट डू यू थिंक? या एब्सोल्युटली. मैं ड्रीम रोल अगर बोलूं तो अगर डिटेक्टिव नहीं तो कोई ऐसा सुपर हीरो जो डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा सिमिलर क्योंकि मेरा फेवरेट सुपर हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज है ऑल टाइम. और मुझे इन्होंने स्पाइडरमैन बना जो कि मैं खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हूं. हम लोग एक बार ऐसे ही बैठ के डिस्कस कर रहे थे जब हम लोग वनवास शूटिंग करते थे और हमारी सारे जो मलार भाई हैं, सुग्रीव, अंगद, कि हम एक सुपर हीरो. तो सबसे पहले मैंने चूज कर लिया कि आप लोग कुछ भी बनो, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बनूंगा. बाकी हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज मेरा भी, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन फिर इन्होंने बोल दिया तो मैंने बोला ठीक है यार. अभी कोई ऐसा सुपर हीरो जो मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सके या इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर सके. वो मूवी देखी, मिन्नल मुरली देखी है? कौन सी? मिन्नल मुरली. नहीं. एक साउथ इंडियन फिल्म है और वो इंडिया की आई थिंक पहली ऐसी सुपर हीरो फिल्म है. अच्छा. यू शुड वॉच इट. तो आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू कि जब सुपर हीरो की बात निकली है तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या सुपर हीरोज को वैसा ही होना चाहिए, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर पावरफुल, या वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह भी हो सकते हैं? एंड विच वन वुड यू प्रेफर मोर? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा है ना? आई वुड प्रेफर. या तो तुम्हें मिन्नल मुरली देख लेनी चाहिए. अच्छा. आई डेफिनेटली वॉच. यस. और नीचे How to be successful in life? I want to be actor, but my family never gives me permission. Please answer. In today's time, I think आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. Yes. आज का टाइम वैसा नहीं रह गया जब आपको किसी एंकर की या किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत हो. What do you think? आपके पास फोन है, इंटरनेट है, आप उसका यूज करके अपने टैलेंट को इम्प्रूव भी कर सकते हो, सीख भी सकते हो और उसको शोकेस भी कर सकते हो, सो दैट लोग आपके टैलेंट को देखें, अप्रिशिएट करें, सजेशंस दें और उस तरह से इम्प्रूव. मैं हर चीज में ना, हर किसी भी तरीके के परसुएशन में लर्निंग को बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पैशन है एक्टिंग, तो आपको देखना चाहिए कि आप एक्टिंग सीख कैसे सकते हो. आपको यूट्यूब पे हो या जो भी आप घर बैठे जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है उससे आप जो भी कर सकते हो. यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें फ्री में भी है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में हैं. अगर आप सच में उतने ज़्यादा पैशनेट हो तो मुझे लगता है आप यूट्यूब में ऐसे वीडियोज़, ऐसे चैनल्स ढूंढ लोगे जहाँ आपको एक्टिंग की नॉलेज मिले, जहाँ आपको एक्टिंग के बारे में बताया जाए, सिखाया जाए और आप छोटे छोटे मोनोलॉग्स लेकर के उनको परफॉर्म करना शुरू कर सकते हो कहीं स्टेज पे. कहीं भी अगर नहीं भी कर सकते
तो अपने 4 दोस्तों को बिठा करके बोल सकते हो कि यार देखो मैंने ये आज तैयार किया है, प्लीज सी एंड गिव मी योर सजेशंस। ऑल्दो उनके सजेशंस बेस्ट नहीं होंगे, बट इट विल इम्प्रूव यू स्लोली, डे बाय डे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होंगी। एंड जब आपको लगे कि ये 4 जो लोग हैं इनके सजेशंस बहुत लिमिटेड हैं, तो आप और 4 लोगों को पूछिए। और भी कम लग रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे कीजिए, आप यूट्यूब पे कीजिए, आपके पास प्लेटफॉर्म्स की कमी नहीं है आज के टाइम में। बिल्कुल, ऑल यू नीड इज वन फोन एंड इंटरनेट। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उस तरह से अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मौका मिले तो किसी टीचर से सीखिए जरूर, क्योंकि जनरली मैंने लोगों का एटीट्यूड ऐसा देखा है कि अरे एक्टिंग ना, हाँ वो तो मुझे आती है लेकिन मुझे करना क्या होगा मुझे आता। तो मुझे ये समझ हो जाएगी मतलब वो तो मैं कर लूंगा। नहीं आप समझे नहीं सर, एक्टिंग तो आती है ना मुझे, वो तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन उसके अलावा मतलब आप मुझे ये बताइए कि बॉडी कैसे मुझे बनानी है और काम मुझे कैसे मिलेगा, काम कैसे मिलेगा, ये बताइए मुझे सर। आप ये मत बताइए कि एक्टिंग कैसे, वो तो मैं कर लूंगा, वो तो आप टेंशन मत लीजिए उसका। ये एटीट्यूड रहता है लोगों का। तो जब ऐसा एटीट्यूड रहेगा जो आपको आता ही है, तो फिर आप हमसे हम क्या ही बताएंगे फिर उसमें। करेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग शुड बी वन ऑफ योर प्रायोरिटीज। बाकी सब चीजें हो जाती है, सिर्फ एक ही चीज नहीं हो पाती एंड तक, वो है एक्टिंग। और एक्टिंग को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम एक्टर्स हैं और हम बहुत कुछ जानते हैं, हमारी भी नॉलेज बहुत लिमिटेड। लेकिन बाकी सारे आर्ट्स की तरह ही एक्टिंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स आर्ट है, जो कि डील करता है एक ह्यूमन के डीपर इमोशंस से, जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे, जो एक जर्नी में है। एक कैरेक्टर जो एक जर्नी में है, उस जर्नी में वो कुछ चीज़ सीखता है, कुछ चीज़ें भूलता है, कुछ चीज़ें अडेप्ट करता है, कुछ चीज़ें छोड़ता है। तो बहुत जैसे हम सारे लोग एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, वैसे ही एक कैरेक्टर अपने आप में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से घिरा होता है, जिसको समझना, उसको एक्सेप्ट करना और उसको पूरी तरह से अडेप्ट कर पाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। वो विद टाइम और ये वो जगह है जहाँ पर बिल्कुल ग्लैमर नहीं है। हाँ, और ये वो जगह है जहाँ बिल्कुल ग्लैमर नहीं है। मतलब जो ग्रोथ आप करते हो एज एन एक्टर और जो आप स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, वो कभी सामने नहीं आती वो चीज़ें। एग्जैक्टली कोई ग्लैमर और कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई उसकी अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी। आपको अप्रिसिएशन सीधा तब मिलेगी जब आप पूरी तरह से शाइन करोगे एज एन एक्टर। जब आप को कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या आप सपोज 10 लोगों के बीच में बैठे हो और 10 लोग बिना पल के झपकाए आपकी ओर देख रहे हैं एकटक, किसी का फोन भी बज रहा है तो फोन साइलेंट कर दे रहा है, बट आप ही को देख रहा है जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो आपकी रियल सक्सेस है। वो दिखाएगा कि हाँ भाई आपने आर्ट में कुछ अचीव किया। तो जितने भी ग्रेट एक्टर्स आप देखते हैं, मतलब इरफान साहब जैसे लेवल के, और जिनकी भी आप परफॉर्मेंस पसंद करते हो, तो उन सभी एक्टर्स ने वो होमवर्क, वो तपस्या की होती है। बिल्कुल, उसके बिना वो लोग नहीं कर सकते ऐसा परफॉर्म। प्लीज बताइए, हाउ वुड यू फील इफ इंटरनेट नॉक्स ऑफ कंप्लीटली, देन व्हाट इज वन न्यू थिंग यू बोथ विल अडैप्ट टू? मैं सबसे पहले बहुत खुश हूँ। सुजय का सपना है ये, ड्रीम कम ट्रू। पर फिर किस चीज से अडेप्ट करेंगे? मुझे लगता है मैं जानता हूं इसका आंसर, किताबें। और बचता ही क्या है? आई थिंक जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक लोग किताबों से ही एडिक्ट हुआ करते, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, है ना। और उससे बढ़िया हो नहीं सकता कुछ। उससे बढ़िया हो नहीं सकता। किताबें, आप अगर कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हो और आप एक बहुत सुंदर वैली या बहुत ही पिक्चरस लोकेशन पे आप बैठे हैं, वहां पर इंटरनेट का क्या काम? एग्जैक्टली। और वहां पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं, या तो फिर उस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। और अडेप्ट की जहां तक बात है, हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करेंगे मे बी। यस। फेवरेट कार्टून कौन सा है?
वाओ, मेरा तो पॉपाई हुआ करता था पहले, पॉपाई द सेलर मैन। मुझे डोरेमोन बहुत अच्छा लगता था। पोपाई भी अच्छा और लगता था। एक पहले बचपन में कार्टून नेटवर्क पे एक शो आया करता था, कैप्टन प्लैनेट। पता अच्छा। नहीं, जो शायद जो 90s में बड़े हुए हैं, आई एम श्योर उनको पता होगा कैप्टन प्लैनेट के बारे में। तो कैप्टन प्लैनेट भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्टून शोज था। इट्स भी ऑटो करेक्ट, मतलब पता नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया था। पॉपाई द सेलर, हाँ यस, पॉपाई द सेलर। प्लीज ट्राई मिराक्यूलस, इट इज मिराक्यूलस। कुछ लोगों को ज्वाइन कराना है क्या? आई थिंक ज्वाइन कराने से फिर बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि फिर कुछ को कराया कुछ को नहीं कराया। तो मतलब ये क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन, मुझे पता मतलब नहीं। जैसे अभी हम इस वक्त लाइव है, तो और एक कोई इंसान भी इसमें लाइव ज्वाइन हो जाएगा हमारे फैंस में, मतलब वो इसी अच्छा, लाइव हम में उनको ज्वाइन देख पाएंगे मतलब। हाँ, वो भी हमें देख पाएंगे, हम भी उन्हें देख पाएंगे, और जितने लोग अभी 622 लोग हैं वो भी उन्हें देख पाएंगे। अच्छा, क्रिकेट से आप कितना प्यार करते हैं बलराम? ओफ, ये सवाल प्लीज आप मुझसे भी पूछ लीजिए। हाँ बताओ, तुम बताओ। मैं अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं क्रिकेट फैनेटिक हूँ एक्चुअली। गीक है ये, गीक। क्रिकेट गीक हूँ मैं, मतलब आप मुझसे सिर्फ इंडियन क्रिकेट के बारे में नहीं, मैं इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी उतना ही फॉलो करता हूँ। मतलब मैं रणजी ट्रॉफी भी उतना फॉलो करता हूँ, विजय हजारे, ड्यूलिप ट्रॉफी, और ये मुझे उनके नाम पूछ पूछ के बुली भी करते हैं। और जब क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ इसको कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी देखो कि एक क्रिकेटर की जर्नी क्या होती है। जब वो इंडियन क्रिकेट में, तो जब इंडियन टीम में आता तो उसको सब जानते हैं, करेक्ट। बट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स में भी इतना अच्छा पूल ऑफ टैलेंट है हमारे पास, जो इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, और वही हमारे कल के सुपरस्टार्स होने वाले हैं। तो फेवरेट क्रिकेटर बोथ ऑफ यू? मेरे तो रोहित शर्मा। मेरा रोहित शर्मा। और मैं बिल्कुल ये बात बोलने में बिल्कुल भी मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी कि मैं बहुत बायस्ड हूँ रोहित शर्मा के लिए। हाँ, इतने बायस क्यों? मतलब क्या बताऊं मैं? नहीं, मेरा मानना है कि रोहित शर्मा बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली कम है, या आई वुड से शुभमन गिल कम है, या यशस्वी जायसवाल, सारे के सारे बहुत अमेजिंग है। बट रोहित शर्मा मुझे लगता है ऐसा टैलेंट ना बहुत वंस इन अ जनरेशन आता है, जिसके पास इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम करने की एबिलिटी हो। करेक्ट। और कल के मैच में तो उन्होंने जो बेहतरीन सेंचुरी मारी है। आपका फेवरेट क्रिकेटर सर बताइए? मेरे साथ हमेशा हार्दिक पांड्या। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है ना कि मैं फेवरेट पिक नहीं कर पाता हूँ कोई भी एक। तो मेरे लिए बहुत सारे फेवरेट्स हैं, कोई एक उसमें से पिक कर पाता। हाँ बिल्कुल, एक पिक करना ये बहुत बड़ा टास्क है। वैसे तो ऑल टाइम ग्रेट तो हमारे सचिन तेंदुलकर है, यस, बट फिर भी जस्ट एक नाम, जसप्रीत बुमराह में भी। जसप्रीत बुमराह, यस ऑफ कोर्स। जसप्रीत बुमराह इस वक्त इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ अक्रॉस ऑल द थ्री फॉर्मेट्स। बेस्ट बॉलर है, तो वो है ही। MS धोनी सर, बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। MS धोनी, माही भाई, obviously as a captain, as a player, as a mastermind, बिल्कुल। माही भाई का तो कोई मुकाबला नहीं है, और ओनली बिकॉज ऑफ MS धोनी में 2008 से अगर किस IPL टीम के साथ हूँ तो वो चेन्नई सुपर किंग्स है। How do you handle challenges and setbacks? ये तुमको देखो बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा है तुमसे। क्या? Who is your best co-actor? Is it सुमेध और सुजय? दोनों अच्छे हैं। See again, वही चूज कैसे करूं? चूज कैसे करें? ये कौन सा, उससे पहले कौन सा क्वेश्चन तुमने लिया था? सेटबैक्स और चैलेंजेस को कैसे डील करते हो? वो कैसे हैंडल करते हो? हैंडल करते हो। सेटबैक, आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो हम एक चीज बताते हैं कि एक एक्टर की जो लाइफ होती है ना, वो सेटबैक से ही भरी होती है। वो सेटबैक से ही भरी होती है। तो रिजेक्शंस और सेटबैक्स फेस करना मतलब हमारे लिए फिर वो एक रोज चाय पीने के जैसे हो जाता है। आम बात है, बहुत ही आम बात है। मतलब आप
10 ऑडिशन देते हो, 100 ऑडिशन देते हो, Yes. उसमें से किसी एक में आपका सिलेक्शन होता है, हम्म, फिर वो भी 15 तरीके के पैरामीटर्स पे जब आप हर एक टिक मार्क ओके ओके Correct. ओके होता है, तब जाके आप फाइनलाइज होते हो. तो सेटबैक्स क्या है सर, क्या होता है वो? और मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस और सेटबैक्स जो हैंडल करना ना, मुझे डेफिनेटली जब भी कोई बड़ा सेटबैक मैं फेस करता हूँ अपनी लाइफ में तो मुझे दुख होता है. मतलब यू फील गटेड उस पर्टिकुलर मोमेंट पे. पर किसी भी चीज़ को मुझे लगता है ना टाइम देना बहुत ज़रूरी है. आप इंस्टेंटली ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल टू फील बेटर. कोई भी सेटबैक आया, आपने एकदम से चलो ठीक है आप एकदम से बेटर फील करें, वो एक लल फेज आता है जहाँ पे आप रिकवर भी होते हैं उस सेटबैक से, उस लॉस से, उस चैलेंज से, जो भी है, किसी भी तरीके का हो सकता है. बट उसके बाद अपने आप को रिग्रुप करके और ये करना कि यार ये पार्ट ऑफ लाइफ है और मुझे सबसे पहले एक्सेप्ट करना कि मुझ में भी कमी हो सकती है. करेक्ट. कि एज एन एक्टर अगर मुझे अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है या मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो ये दूसरों पे ब्लेम डालना और दूसरों पे पूरा का पूरा मतलब फ्रस्ट्रेशन अपनी थोप देना या इंडस्ट्री पे फ्रस्ट्रेशन थोप देना बहुत आसान है. लेकिन खुद ये मानना कि मुझ में भी कमी हो सकती है, एज एन एक्टर शायद मैं भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा हूँ, किसी भी तरीके की वो लैकिंग हो सकती है, या जो लोग मुझे कास्ट करना चाह रहे हैं उनको मैं सही नहीं लग रहा हूँ, ये भी हो सकता है. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले की चॉइस भी बहुत विविड नहीं होती. हाँ करेक्ट. तो उस चक्कर में भी वो हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है वो नहीं देख पाते इन द बिगिनिंग. कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ एक्टर्स को पहले कास्ट कर लिया गया कि ठीक है चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, शायद मैनेज कर लेंगे, बट दे परफॉर्म सो वेल आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम कि मेकर्स ही बिलीव नहीं कर पाए. और कई बार इसका उल्टा भी हुआ है कि मेकर्स ने ये सोचा है कि भाई ये एक्टर तो चल ही जाएगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया कर रहा है अभी, बट वो जब शो में आता है तो फिर वो कर ही नहीं पाता है, चल ही नहीं पाता है शो. तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेरे ख्याल से. ऑल यू हैव टू डू इज जितना आपको आता है उसमें आप अपना बेस्ट दो. आप अपनी तरफ से पूरी तरह से ट्रू रहो अपने आर्ट को लेकर के, अपने काम को लेकर के. उसमें आप कोई अडल्ट्रेशन मत करो. आई थिंक उतना ही आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो. और उसके अलावा यू शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ अ लर्नर. एब्सोल्युटली. आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आप देखो कि मैं ऐसा क्या है जो अलग कर सकता हूँ. जो जैसे अगर आपको किसी ऑडिशन के लिए बुलाया गया या कोई भी मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बात सेटबैक्स की हो रही है, तो कोई भी जो आपको चैलेंज मिल रहा है तो आप ये देखो कि आप अपने स्किल को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो. बाकी लोग 100 लोग अगर कंपटीशन में, तो ऐसा क्या है जो 99 लोग नहीं कर रहे, तो ऐसा क्या है जो मैं करूंगा तो मैं उनसे अलग हाईलाइट हो जाऊंगा. तो दैट थिंग विल ओनली टेक यू अहेड. तो आपको वो चीजें इंट्रोस्पेक्ट करनी पड़ेगी खुद के ऊपर. अगर और वो करनी पड़ेगी जैसा भी नहीं होता एक्चुअली, वो अपने आप पहुंच जाते हो आप वहां पर क्योंकि आपका पैशन है वो. करेक्ट. तो आप अपने आप को करने से रोक ही नहीं पाते उस चीज को. ये क्या था ऊपर? प्लीज टेक माय नेम वंस. सोनिया वंशिका. वेरी गुड सर. क्या बात है सर. नहीं, बिकॉज मैं क्योंकि ऐसे फर्स्ट टाइम लाइव सेशन में आया हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबके सवालों का जवाब देना तो इज इम्पॉसिबल. बट प्रिया ऑफिशियल ने बंगाली में कुछ लिखा है जो मैं नहीं पढ़ सकता और सुजय बिल्कुल पढ़ के हाउ विल यू गाइस फील व्हेन श्रीमद रामायण विल एंड? व्हाट विल यू फील व्हाट? आई फील कंटेंट. Yeah. We had a really good time and I've learned a lot. I have gained a lot. Good friends, good experience, good memories. Yeah. सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर था and I'll feel content. I'll feel happy. मैं सैड बिल्कुल फील नहीं करूंगा ना. मैंने इससे पहले कभी किसी शो के एंड होने पे फील किया. हाँ, इस चीज का थोड़ा सा एक मलाल जरूर रहेगा कि यार ये मस्तियां फिर नहीं रहेंगी, ये एटमॉस्फेयर फिर नहीं रहेगा, ये माहौल फिर से नहीं रहेगा वैसा. लेकिन ठीक है, जो नया माहौल रहेगा वो भी बढ़िया रहेगा, हम मिलते रहेंगे. करेक्ट. या इसके आगे जहाँ होंगे वो भी बढ़िया ही होगा.
उसको बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे, तो आई बी कंटेंट, आई बी हैप्पी. व्हाट अबाउट यू? सेम मतलब बिट ऑफ बोथ. मतलब कंटेंट तो कंटेनमेंट तो है ही बिल्कुल. सैड से एक ही एस्पेक्ट से कि ये जो हमारी टीम है, एज अ टीम आई मिस वर्किंग विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. और वो एक चीज़ की सैडनेस है. बट शो को लेके, शो के रिस्पॉन्स को लेके, तो वो एक पूरे एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन है उस चीज़ को लेके. क्योंकि जिस इंटेंशन के साथ और जिस विजन के साथ ये शो आया था, कहीं ना कहीं इफ़ नॉट 100% तो डेफिनेटली हमने 70-80% तो उस विजन को केटर किया है. और कहीं ना कहीं तो इस शो ने लोगों के दिल में जगह बनाई है. तो वो एक सेटिस्फैक्शन बहुत होगा मेरे अंदर. तो और ये स्टोरी भी अपने एक कंप्लीशन पे आ रही है. यस यस, व्हिच इज वेरी सैटिस्फाइंग, यू नो. करेक्ट. कि हमने, हालांकि ये स्टोरी बहुत पहले एंड पे आ जानी थी लेकिन ठीक है, इट हैज बीन रियली गुड कि उस जर्नी को इतना अप्रिशिएट किया गया कि उसको स्ट्रेच करना पड़ा. एंड अब फाइनली वो एंड होने जा रही है. तो बहुत सेटिस्फैक्टरी है, बहुत सेटिस्फाइंग है. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने देखा था, किसी ने पूछा था कि सुजय, वेयर आर यू प्लानिंग टू फोकस ऑन योर फिजिक? होपफुली जो भी मैं अगले शो में आऊँ, मैं कोशिश करूंगा कि टू कम इन अ बेटर शेप एंड प्रॉब्ली मोर मस्कुलर. मैं कभी कभी बहुत चिंता में आता हूँ सुजय के लिए कि इतना ज्यादा जो वो हार्ड वर्क है उनका, कि वो 24 में से 23.5 घंटे जिम में रहते हैं, और जो आधा घंटा वो जिम में नहीं रहते हैं उस वक्त भी वो जिम के ही बारे में सोच रहे होते हैं और कुछ ना कुछ लिख ही रहे होते हैं जिम का. तो कैसे उनकी फिजिक को मैं थोड़ा सा कम कर सकूं, इस बारे में थोड़ा मैं सोच रहा हूँ. पर यार मैं क्या करूँ यार, मुझे मतलब बहुत ज्यादा मैं पसंद नहीं करता हूँ जिम और वेट ट्रेनिंग को स्पेशली. बट मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है. आई लव प्लेइंग बैडमिंटन, क्रिकेट, ये वो. बट बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा और मस्कुलर बनूं और एक नए कैरेक्टर में एक. बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खास जरूरत है सुजय. ये ना एक स्टीरियोटाइप बन चुका है सोसाइटी में कि भाई एक पर्टिकुलर शेप ही है जिसको दिखाना जरूरी है. एज एन एक्टर तो आपके लिए कंपलसरी ही हो जाता है. मुझे लगता है ये सारे नॉर्म्स अब टूटने चाहिए. अब आई थिंक हम सबको इवॉल्व होना चाहिए उस दौर के लिए जिस दौर में हर बॉडी शेप को अप्रिशिएट किया जाए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनहेल्दी रहो या अनहेल्दी लाइफस्टाइल में रहो या ऐसी लाइफस्टाइल जियो जिसमें आप ओबीस हो जाओ लेकिन उसके बाद भी एक्सपेक्ट करो कि लोग आपको अप्रिशिएट ही करें, आपकी फिजिक को अप्रिशिएट ही करें. लेकिन आई थिंक हेल्दी रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन स्टेइंग इन अ गुड शेप. शेप आपका, आप अपने हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. और नॉन मस्कुलर बॉडी भी डिसेंट शेप में हो सकती है. हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं. जरूरी नहीं कि हर किसी के पास 6 पैक एब्स और क्यों जरूरी है ये, वो टाइम गया. मुझे लगता है नेचुरल रहना इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू नो टेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ. जो लोग बॉडी पे फोकस करके बॉडी बनाना चाह रहे हैं, वेरी गुड फॉर देम. बट जिन लोगों को नहीं पसंद और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों करूं, तो सिर्फ पीयर प्रेशर में आकर के, सोसाइटल प्रेशर में आकर के इस चीज को करने की जरूरत नहीं है. आप अपने आप को हेल्दी रखने के और तरीके भी ढूंढ सकते हो. जैसे सुजय ने बोला कि आप किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो, तो मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा. एंड आई एम जस्ट लाइक सुजय ओनली कि कोई एक ऐसा स्पोर्ट्स खेल लो जिससे ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाए. एब्सोल्युटली. बट बॉडी का वर्कआउट के लिए स्पेशली जिम जाना इज अ वेरी टीडियस टास्क. आप भी बहुत रेगुलर वर्कआउट तो करते हैं. मैं तो भाई बिना जिम के रह ही नहीं सकता. मैं जो है अगर मैं एक दिन भी जिम ना जाऊं तो मेरा खाना हजम नहीं होगा. हाँ, तो इसलिए और क्या है, वन अनोइंग थिंग ऑफ ईच अदर. वाओ, क्या है भाई, बता डालो आज मुझे भी. आज खुलासा हो ही जाए. आज खुलासा हो जाएगा. बट बताइए सर. मुझे लगता है कि एक अनोइंग चीज जो मुझे बसंत की लगती थी वो मैं बोल भी चुका था पहले भी, दैट मुझे इनिशियली, बट
वो अभी इतनी अनोइंग चीज है नहीं, बिकॉज अब मुझे समझ में आया कि बसंत कैसा इंसान है। तो वही था कि मुझे इनिशियली तुमको रीड करने में बड़ी डिफिकल्टी होती थी बिकॉज यू वर सो सीरियस, और वो इतना इंटेंस लुक होता था इसके फेस में। मैं जब भी इससे बात करता था एकदम ऐसा बिल्कुल भी स्माइल ना करना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि बस भाई ऐसा मत बोलो, लोग कुछ और ही लोग यहाँ पे मेरी स्माइल की तारीफ कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं आई लव योर स्माइल। हाँ दैट्स व्हाट, बट थोड़ा स्पेसिफिकली बताओ कि कैसे, जैसे कोई इंटेंस कन्वर्सेशन हो रही है, कोई ऐसी बातचीत हो रही है, तो मैं अच्छे से करते करते सडनली ऐसे हो जाता था। यस हाँ नहीं ठीक है। इस तरह से जब रिएक्ट करता था सुजय को लगता था कि कहीं सुजय ने मुझे ऑफेंड तो नहीं कर दिया, कोई बात मुझे बुरी तो नहीं लग गई, लेकिन इट्स जस्ट मी कि मैं जब किसी डीप थिंकिंग में चला जाता हूँ तो थोड़ा मेरा वैसा फेस बन जाता है, जिसको सुजय को लगता था कि यार इसको बुरा लग गया शायद। तो वो एक चीज शायद तुम्हें अनॉय की होगी शुरू में, बट नाउ यू अंडरस्टैंड कि एब्सोल्युटली। एंड वन फेवरेट थिंग अबाउट ईच अदर, अच्छा आई थिंक मेरा अगर मैं बताऊँ तो द बेस्ट थिंग अबाउट यू हैज बीन कि वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यस ये तो है, ये बहुत कम लोगों में मिलती है, और को एक्टर्स में तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो द वेरी फैक्ट कि आई कैन टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनी टॉपिक, और बहुत ही ऑनेस्टली, मतलब एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट हो कि हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, और एक दूसरे के ओपिनियंस में भी अगर हम डिफर करते हैं तो बहुत ही वैसा होता है कि मैं सुनना चाहता हूँ कि व्हाट इज हिज पर्सपेक्टिव एंड ही वांट्स टू लिसन अबाउट माय पर्सपेक्टिव। करेक्ट। तो वो जो चीज़ है ना, वो मुझे बहुत सही लगती है अबाउट यू। यूजुअली लोग बहुत रिजिड होते हैं अबाउट एवरीथिंग, आप किसी से ना उनसे बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिसीविंग एंड पे होते हैं, क्या बात कर रहे हो आपको सुनना है बस, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं रख सकते बिकॉज उनको पढ़े ही नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू, या तो वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं, ये तो ऐसा होता ही नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। बट हम लोग के बीच में डिस्कशंस होते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, विच इज वेरी यूनिक। सेम। और मेरी तो फेवरेट चीज सुजय की जो है वो है सुजय की अवेयरनेस। सुजय जितना अवेयर रहता है, मैं फैन हो गया हूँ सुजय का कि कोई इतना अवेयर रह कैसे सकता है। देखिए मेरे जैसी अवेयरनेस बनाने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी है। चालू डिस्कशन में से कैसे आप किसी दूसरे गैलेक्सी में जा सकते हैं वो सिर्फ मुझे आता है। ये एक टैलेंट है भाई, ये एक हैबिट है, हैबिट बनाना पड़ता है। ओह गॉड। तो आज मेरा बर्थडे, अंजू Manu 55, very very happy returns of the day. Wish you all the success and prosperity in life. Very happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे। आप लोगों का कोई निकनेम है? निकनेम, हाँ। अरे डेथ, अच्छा हाँ, सर प्लीज शेयर योर रिव्यू फॉर द बुक डेथ कम्स एज द एंड एंड प्लीज टेल माई अकाउंट नेम प्लीज। सीताराम राधाकृष्णा 12। सीताराम राधाकृष्णा 12। सो डेथ कम्स एज द एंड बाय अगाथा क्रिस्टी, राइट? हाँ, उस बुक के बारे में मैंने पोस्ट किया था। मतलब इट्स, अगर किसी ने अगाथा क्रिस्टी को पढ़ा है, सो इट इज नॉट माई, आई कांट से दैट इट्स माई मोस्ट फेवरेट अगाथा क्रिस्टी बुक। माई मोस्ट फेवरेट अगाथा क्रिस्टी बुक वुड बी एंड देन देयर वर नन, मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड, और मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। बट डेथ कम्स एज द एंड इज स्टिल अ वेरी गुड बुक। इट्स मतलब बहुत ही कंपेलिंग रीड है, एंड द मिस्ट्रीज, इट्स वेरी इंट्रिकेटली प्लॉटेड, आई वुड से। तो इफ यू आर एन अगाथा क्रिस्टी फैन और यू लव रीडिंग मर्डर मिस्ट्रीज, देन इट्स अ मस्ट रीड बुक. I can still recommend it highly. It's a very good book and very well plotted and very atmospheric, I would say. So it's a must read book. By the way, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे लिटरेचर से इंट्रोड्यूस कराने वाले जो शख्स हैं वो यही हैं. इनसे मिलने से पहले मैंने जीवन में सिर्फ 2 किताबें पढ़ी थी. अनबर्डन जिसका एक नाम है. हाँ, जिनमें से एक का नाम अनबर्डन है, जो आज भी मेरी फेवरेट बुक है. हाँ. तो इकिगाई पहली बुक थी और दूसरी अनबर्डन थी. तो
ये 2 किताबें बस मैंने पढ़ी थी और किताबों में मुझे इतना इंटरेस्ट था नहीं। जब भी मुझे पढ़ने का मन करता तो मैं अनबर्डन ही दोबारा पढ़ लेता। फिर ये मिले और इन्होंने मुझे बोला कि यार बसंत तुम इफ यू लाइक रीडिंग तो व्हाई डोंट यू रीड एनी फिक्शनल बुक। सो ही गेव मी वन बुक एंड जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे ऐसा चस्का लगा, मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने ये जीवन में इतना लेट क्यों जाना कि किताबें पढ़ना कितना अमेजिंग होता है। और अब मैं बिल्कुल एडिक्ट हो गया हूँ। तो वेरी गुड थिंग दिस इज एंड इसका क्रेडिट जाता है। बहुत जल्द एक लिटरेरी कल्ट सीक्रेट सोसाइटी बनाएंगे जिसमें अवेयर रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपकी अवेयरनेस अच्छी है तो आप एलिजिबल नहीं है। All you have to be is a daydreamer and a reader. Yes. तो आप हमारा कल्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आई थिंक एंड करते हैं, है ना? 10-12 हो चुके हैं। So it was a really lovely session. I think हम दोनों का बहुत टाइम से पेंडिंग था बिल्कुल लाइव आना, और इसको मैं एक काम करूंगा, इसको वो कर दूंगा, सेव करके पोस्ट कर दूंगा सो दैट जो लोग अभी नहीं दिख पाए वो भी इसको बाद में देख सकते हैं आराम से। करेक्ट है ना? सो थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू सो मच हमें इतनी देर बेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आपके ऑन स्क्रीन राम एंड लक्ष्मण और ऑफ स्क्रीन सुजैन बसंत से मिल करके बात करके हमें तो बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो। अगर नहीं भी आया तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे इसको और ज़्यादा फन बनाने की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।